क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है फीटल डिस्ट्रेस के बारे में, यह पॉइंट बहुत बार आया है। ऊपर भी हम लोग देखे हैं फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, समझ गए ना। अभी ऊपर हम लोग जटिलता में देखे हैं ना कि फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है, समझ गए चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए, गर्भस्थ शिशु विपत्ति अथवा गर्भ का संकट में होना क्या होता है, इसके कारण, लक्षण, निदान एवं प्रबंध को समझाइए। फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है, इसको हिंदी में गर्भस्थ शिशु विपत्ति, मतलब गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर कोई विपत्ति है, कोई संकट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या फिर फीटल डिस्ट्रेस क्या कहते हैं। इसके कारण, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट सब बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझने का चीज़ है कि गर्भस्थ शिशु विपत्ति क्या होता है, फीटल डिस्ट्रेस क्या होता है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है विपत्ति होना, ठीक है, और फीटल का मतलब होता है गर्भ में पल रहे शिशु, ठीक है। देखिए, गर्भस्थ शिशु की विपत्ति से तात्पर्य है गर्भ का ऐसी जटिलताओं से गुजरना जिनके अधिक समय तक बने रहने से भ्रूण के जीवन को खतरा हो तथा उसे अस्थायी क्षति हो सकता है, ठीक है। इसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु जो है हो सकती है, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि फीटल डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि गर्भ में पल रहे शिशु का संकट, ठीक है, गर्भ में पल रहे शिशु को संकट होना या विपत्ति होना, यही फीटल डिस्ट्रेस कहलाता है। फीटल डिस्ट्रेस का समान से मीनिंग होता है कि ऐसी विपत्ति से तात्पर्य है कि गर्भ की ऐसी कॉम्प्लिकेशन, गर्भ प्रेगनेंसी की ऐसी जटिलता से गुजरना जहाँ पे अगर यह जटिलता अधिक समय तक गर्भ में बना हुआ है तो यह भ्रूण के जीवन के लिए खतरा होता है। मीन्स बच्चे जन्म में, जो गर्भ में पल रहा है बच्चा है, उसके लिए खतरा होता है अगर यह विपत्ति या संकट लंबे समय तक पल रहा है गर्भ में, तो ठीक है। उसे अस्थायी क्षति हो सकता है, मतलब जो भ्रूण पल रहा है घर में उसे अस्थायी जो है क्षति पहुंच सकता है इससे, ठीक है। इसके कारण गर्भस्थ शिशु की मृत्यु भी हो जाती है। नॉर्मल तौर पे कहा जाए, फीटल डिस्ट्रेस जो होता है यह एक गर्भकालीन, गर्भ के समय गर्भ में पल रहे शिशु के लिए एक ऐसा संकट होता है जो अगर लंबे समय तक बना रहता है तो यह शिशु जो भ्रूण होता है उसको क्षति पहुँचा सकता है अस्थायी तौर पर, और मृत्यु भी हो सकता है। इसके कारण यही फीटल डिस्ट्रेस होता है। डिस्ट्रेस मतलब संकट, एक ऐसा विपत्ति जो फीटल यानी भ्रूण को, शिशु को क्षति पहुंचा सकता है, वही फीटल डिस्ट्रेस होता है, ठीक है। चलिए, समझ गए, इंग्लिश दिया गया है। अब किन किन कारणों से बच्चे में फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, मतलब गर्भ के समय बच्चा के लिए संकट की सिचुएशन उत्पन्न हो सकता है, कब कब। तो कारण होता है, पहला कारण कॉर्ड प्रोलैप्स होता है, मतलब जो नाभि रज्जु होता है उसका जो है भ्रंश हो जाना, नष्ट हो जाना, यह फीटल डिस्ट्रेस का एक कारण होता है। बच्चा पेट में जन्म में पल रहा है और उसके गर्भ में ही अगर उसका नाभि जो है खंडित हो जाता है, टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है तो माँ से उसका कनेक्टिविटी टूट जाएगा। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि गर्भ में सब कुछ माँ से ही प्राप्त होता है और नाभि अगर टूट जाएगा, माँ से लगा हुआ प्लेसेंटा से अगर टूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा बच्चे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कारण है माँ का अगर कम रक्तचाप होगा, हाइपोटेंशन होगा माता का, तो यह भी कारण हो सकता है। प्लेसेंटा एब्रप्शन, मतलब प्लेसेंटा अगर हट चुका है, बच्चे से लगा हुआ जो प्लेसेंटा है, यूट्रस से लगा हुआ जो प्लेसेंटा होता है, यह प्लेसेंटा अगर अपने पृथक्करण हो चुका है, इस जगह से हटकर यहाँ है, तो यह कारण बनता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप भी कारण बनता है। गंभीर रीनल, कोई ऐसे किडनी का रोग भी फीटल डिस्ट्रेस का कारण हो सकता है। कोई मदिरापान, ड्रग एडिक्शन माँ के द्वारा लिया जा रहा है तो यह भी कारण बनता है। स्मोकिंग भी कारण बनता है। बहुत सारे ऐसे मॉडर्न माता होती है जो स्मोकिंग भी करती है तो यह भी एक कारण बनता है। मातृत्व गंभीर निर्जलीकरण, माता में कोई ऐसे कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा जल का शरीर में कमी हो जाए तो यह भी एक कारण बन सकता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, अब हम लोग चिन्ह व लक्षण देखेंगे। तो ये सारे के सारे कारण था जहाँ पे माता से रिलेटेड भी कारण हो सकता है और बच्चा से रिलेटेड भी कुछ कारण हो सकता है। जैसे ज़्यादातर जो कारण होते हैं वह माँ से ही रिलेटेड हो सकते हैं। बच्चा से रिलेटेड सिर्फ एक आपका कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है। बाकी के बाकी सब जो है माँ से रिलेटेड ही होगा, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रग एडिक्शन, किडनी का प्रॉब्लम, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, ठीक है, प्लेसेंटा एब्रप्शन, निर्जलीकरण, ये सब माँ से रिलेटेड समस्या है जो फीटल डिस्ट्रेस का कारण बनता है। अब हम लोग चिन्ह व लक्षण देखते हैं, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। देखिए, गर्भ में पल रहे शिशु के हृदय की धड़कनें अधिक हो जाएगा। अगर बच्चा के साथ अगर कोई समस्या होने लगेगा, उसका कोई संकट उत्पन्न होने लगेगा, मतलब उसको कोई विपत्ति आ जाएगा गर्भ में, तो गर्भ में जो शिशु है उसका हृदय धड़कन बढ़ जाएगा, टेकीकार्डिया होगा, बढ़ भी जाएगा और घट भी सकता है तो ब्रेडीकार्डिया भी हो सकता है, ठीक है। भ्रूणीय गति कम हो जाएगा, बच्चा का जो मूवमेंट होगा गर्भ में वह मूवमेंट मतलब उसका गति जो है कम जाएगा, ठीक है।
है। भ्रूण का हृदय ध्वनि अनुपस्थित हो सकता है। फीटल हार्ट साउंड जो है अब्सेंट हो जाएगा। FHS अब्सेंट हो जाएगा। मिकोनियम बाहर निकलने लगेगा, मतलब बच्चा जो है गर्भ में ही जो है मलमूत्र त्यागने लगेगा। और फीटल हाइपोक्सिया हो जाएगा, मीन्स बच्चे का ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। तो यह सब के सब कारण बच्चे से रिलेटेड, खासकर बच्चे के हृदय धड़कन बढ़ना, कमना, गति जो है कम जाना, ध्वनि अनुपस्थित हो जाना, हर्ट ध्वनि, मिकोनियम बाहर निकलने लगना और फीटल हाइपोक्सिया हो जाना, मीन्स भ्रूण का ऑक्सीजन का कमी हो जाना। तो यह सब चिन्ह और लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए अब निदान क्या क्या हो सकता है। अगर फीटल को कोई समस्या उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे पता करेंगे, किन किन जांच के द्वारा। सबसे पहला USG होता है, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उसके बाद वेजिनल का एग्जामिनेशन, योनिक का परीक्षण हो सकता है। उसके बाद एब्डोमिनल, पेट का एग्जामिनेशन हो सकता है। नॉन स्ट्रेस परीक्षण हो सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा फीटल का मॉनिटरिंग किया जाएगा कि बच्चा किस कंडीशन में है, गति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है नहीं ले रहा है, ये सब होता है। ठीक है, अमीनोसेंटेसिस होता है। क्या होता है, अम्नियोसेंटेसिस होता है। तो ये सब चिन्ह और लक्षण जो है होता है, साथ में यह निदान होता है। तो निदान जान गए कि क्या क्या होगा। पेल्विक वेजिनल एग्जामिनेशन, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल चेकअप होता है, एमिनोसेंटेसिस होता है, ये सब चीज़ें होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एमिनोसेंटेसिस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एमोनिक फ्लूइड होता है, उसको जो है चेक किया जाता है। अब इसके प्रबंध में क्या क्या हो गए देखिए। गर्भ अवस्था के दौरान निरंतर भ्रूण की जांच करते रहना चाहिए ताकि शिशु में होने वाले विपत्ति मतलब डिस्ट्रेस के समय को पहचान किया जा सके। लगातार जो है बच्चे के स्थिति को हम लोग चेकअप करते रहते हैं ताकि बच्चे में अगर कोई भी डिस्ट्रेस यानी कोई भी विपत्ति हो तो पहचाना जा सके और उसका तुरंत मैनेजमेंट हो सके। ठीक है, दूसरा देखिएगा, जटिल गर्भ अवस्था जहां शिशु विपत्ति की संभावना अधिक होती है, ऐसी स्थिति में प्रसव अस्पताल में ही कराना। अगर ये पता चल जाता है कि गर्भ बहुत जटिल होने वाला है, प्रसव जटिल होने वाला है और गर्भ के सिचुएशन में, गर्भ अवस्था में, प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में प्रसव जो है अस्पताल में ही करवानी चाहिए ताकि बच्चे के जो डिस्ट्रेस है इसको कम किया जा सके। ठीक है, महिला की सुस्पाइन स्थिति को बदलकर बाईं पार्श्विक स्थिति लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रदान करी जाती है ताकि नाभि नाल का दबाव कम हो सके। मतलब नाभि नाल मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उस पर दबाव न पड़े, इसके लिए महिला को जो है लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाया जाता है। जबकि लिटाना किस पोजीशन में चाहिए, सुस्पाइन पोजीशन में, लेकिन यहाँ पे नहीं लेटाकर, क्योंकि दबाव पड़ता है अम्बिलिकल कॉर्ड पर, नाभि नाल पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हाइपोक्सिया की रोकथाम हेतु महिला को ऑक्सीजन प्रदान करनी चाहिए। अब महिला को भी अगर ऑक्सीजन की कमी है, हाइपोक्सिया हो रहा है, तो ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, शिशु विपत्ति का कारण ऑक्सीटोसिन का अधिक प्रयोग हो तो उसे बंद कर देना चाहिए। अगर फीटल डिस्ट्रेस का कारण माँ द्वारा लिया जा रहा ऑक्सीटोसिन होता है तो उसे बंद कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रोगी को हाइपोवॉल्यूमिक आघात जो है वह डिहाइड्रेशन की रोकथाम हेतु IV मार्ग द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा तरल देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्लूइड देंगे ताकि हाइपोवॉल्यूमिक आघात और निर्जलीकरण से बचा जा सके। नेक्स्ट है, सातवां है, यदि गर्भाशयिक तनाव अत्यधिक हाइपरटोनिक हो तो ट्यूबरटेलाइन अधस्वत्वचीय या सिरा मार्ग द्वारा देनी चाहिए। मीन्स गर्भाशयिक मतलब जो यूट्रस का तनाव अगर अत्यधिक हो, हाइपरटोनिक हो, तो देख लीजिए टर्बुटेलाइन इंट्राडर्मल मार्ग से देनी चाहिए ताकि जो यूट्रस का तनाव है उसमें कमी आ सके। ठीक है, IV मार्ग से देनी चाहिए। ठीक है, दोनों मार्ग से, IV या अधस्वतीय दोनों मार्ग से टर्बुटेलाइन देते हैं। टर्बुटेलाइन तनाव को कम करता है मांसपेशी को। ठीक है, रोगी को नियमित रूप से देखभाल प्रदान करनी चाहिए। गर्भस्थ शिशु के विपत्ति के दौरान तुरंत प्रसव कराना चाहिए। अगर बच्चा का कोई फीटल डिस्ट्रेस दिखा जा रहा हो तो तुरंत जो है डिलीवरी करवा देनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई विपरीत संकेत कॉन्ट्राइंडेक्शन न हो तो ऐसी स्थिति में फॉरसेप्स डिलीवरी, एपिजियोटोमी व बेंटाउस प्रसव की जानी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्राइंडेक्शन न हो तो इस स्थिति में फॉरसेप्स डिलीवरी करवाएं या एपिजियोटोमी करवाएं या बेंटाउस प्रसव करवाएं। ठीक है, 11 नंबर है, निम्न परिस्थितियों में सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए। अगर माँ में कोई और प्रॉब्लम होता है, बच्चा में जैसे कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाता है, गर्भाशय क्षति हो जाता है, पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है, ठीक है, और बाधित प्रसव ऑब्स्ट्रक्टेड अगर डिलीवरी है, तो इन सब कारणों में जो है सिजेरियन सेक्शन यानी सर्जरी के द्वारा ही बच्चे को जन्म दिलवाना चाहिए। ठीक है, किन किन में, कॉर्ड प्रोलैप्स में, गर्भाशय क्षति में, पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया में और बाधिक प्रसव में मीन्स ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी में, तो इस सब में सर्जरी करवानी चाहिए। ठीक है, चलिए मैंने आपको यहाँ पे सारा चीज़ें मैंने बता दिया के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान, वही ना डिलीवरी से पूर्व होता है, प्रसव से पूर्व, तो उस समय क्या क्या सलाह प्रदान करेंगे तो आप लोग को मैं बता दूँ
कि इसी में के ये क्वेश्चन मैं आप लोग को पढ़ाया था। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ाए थे कि एक गर्भवती महिला यानी एक प्रसव से पूर्व महिला को पोषण में क्या क्या जो है सलाह देंगे, मतलब सिर्फ पोषण के लिए बोला था। तो हम यहाँ पे सब चीज़ को इंक्लूड करेंगे, पोषण हो, काम हो, व्यायाम हो, ठीक है ना, आराम हो, सब चीज़ को हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे कंप्लीट 10 नंबर में यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखिए, पहले सबसे पहले जानिए प्रसव पूर्व। अब प्रसव पूर्व को इंग्लिश में एंटीनेंटल कहते हैं, ठीक है, और सलाह मतलब एडवाइस, मतलब एंटीनेंटल एडवाइस यानी प्रसव से पहले आप क्या क्या सलाह जो है एक महिला को दे सकते हैं। तो गर्भकाल के दौरान यानी गर्भ अवस्था के दौरान यानी वही प्रसव से पहले गर्भवती महिला को निम्नलिखित सलाह देनी चाहिए। अब एक महिला जो प्रेग्नेंट है यानी डिलीवरी से पहले, उसको आप निम्नलिखित सलाह दे सकते हैं। कौन कौन से सलाह दे सकते हैं? तो उसमें पोषण से संबंधित सलाह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शॉर्ट वीडियो में, फिर भी चलिए आज हमें इसको कंप्लीट देखना है तो देखते हैं। पहला जो एक सलाह होगा वह पोषण से संबंधित सलाह होगा, ठीक है, पोषण से संबंधित। गर्भ अवस्था के दौरान उपयुक्त पोषण के अभाव से भ्रूण की वृद्धि तथा विकास प्रभावित हो जाती है, जिससे भ्रूण को कुपोषित हो सकता है। इससे बचने के लिए गर्भवती महिला को पोषण से संबंधित निम्न सलाह देते हैं। अब देखिए होता क्या है, एक महिला जो प्रेग्नेंट है, जो गर्भ अवस्था में है, या यूँ कहे तो जो प्रसव से पहले आप क्या क्या सलाह देंगे? तो पहला सलाह पोषण का सलाह देंगे। पोषण से संबंधित सलाह में क्या देंगे? तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है, गर्भ अवस्था में रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस समय चाहे वो महिला हो, चाहे वो उसके गर्भ में पल रहे शिशु हो, भ्रूण हो, उसके भ्रूण के वृद्धि और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और वह भ्रूण जो है किससे लेता है? पोषण माँ से लेता है, क्योंकि माँ के अम्बिलिकल कोड जुड़ा होता है प्लेसेंटा के साथ में, पता है। तो भ्रूण जो होता है, शिशु जो गर्भ में पल रहा होता है, वह क्या करता है कि माँ से अपना जो है एनर्जी हो, विटामिन खनिज हो, पानी हो, जल हो, श्वसन हो, सब चीज़ माँ से प्राप्त करते रहता है। तो जैसे अब एक भोजन है एक आदमी के लिए, लेकिन उस भोजन को हम 2 आदमी में बांटेंगे तो क्या होगा? पहला आदमी को खुराक जो है कम जाएगा, पहला आदमी को जो चाहिए उसमें कम जाएगा, मात्रा कम जाएगा। तो पहले आदमी को उस खुराक को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे कि पहले आदमी को भी उसके अनुसार मिल जाए और सेकेंड आदमी को भी उसके अनुसार पूरा हो जाए। हमारे बातों को समझे होंगे तो ऐसे समझिए कि महिला है और उसके अंदर एक बच्चा पल रहा है। अब बच्चा को भी अपने वृद्धि और विकास करना है, बढ़ना है, शरीर का आकार बढ़ता है, हर एक चीज़ उसका बढ़ता है। पहले अंडा धीरे धीरे वह जो है विकसित होकर भ्रूण बनता है, फिर धीरे धीरे वह शिशु के रूप में लेता है, उसके बाद समय पूर्णे पर जन्म ले लेता है, ठीक है। लेकिन जन्म से पहले वह बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा शरीर के रचनात्मक और संरचनात्मक क्रियाओं के लिए शरीर में बहुत ज़्यादा उसको पोषण की आवश्यकता होती है, और वह पोषण माँ से लेता है। तो ऐसे में गर्भ के दौरान जो महिला होती है, गर्भवती महिला को पोषण लेने के लिए किन किन पोषण का हम लोग सलाह देंगे कि क्या क्या पोषण ले, जिससे आवश्यकता जो है बच्चे को भी पूरा हो और खुद का भी पूरा हो। क्योंकि उस समय अगर कोई महिला जो है सही से अगर पोषण नहीं लेगी तो उसका बच्चा क्या होगा? वृद्धि और विकास जो है प्रभावित होगा, ठीक है, साथ में कुपोषित हो जाएगा उसका बच्चा, और साथ में महिला को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में पोषण से संबंधित देखभाल का सलाह देंगे कि कौन कौन से पोषण लेनी चाहिए। तो पहला है विटामिन और लवण वाला, ठीक है। देखिए, अब पोषण जो होता है महिला को हम ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे कि आप जो है विटामिन और लवण खनिज वाला पोषण जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें। ऐसे भोजन ले जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन और खनिज लवण हो, जो बच्चे को शरीर के वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब देखिए विटामिन और लवण में कहाँ कहाँ से मिलता है? तो गर्भकाल के दौरान भोजन में मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन युक्त भोज्य पदार्थ तथा विटामिन ए, बी, सी एवं डी युक्त भोजन लेने की सलाह देनी चाहिए। अब एक महिला जो प्रेग्नेंट है, उसका प्रसव से पहले जो है हम क्या क्या सलाह देंगे ताकि उसका विटामिन और खनिज लवण मिल जाए? तो जो गर्भकाल होता है, जो गर्भ अवस्था के दौरान एक महिला को हरी पत्तेदार सब्जियाँ, आयरन युक्त भोजन, विटामिन वाला विटामिन ए, बी, सी, डी ऐसे भोजन के लिए लेने के लिए सलाह देंगे, ठीक है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, अपने दिमाग लगा के भी लिख सकते हैं कि हम महिलाओं को पोषण कैसे किन किन चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी द्वारा अस्थियों का निर्माण होता है, अतः इसकी पूर्ति के लिए भोजन में दूध, अंडा, मछली, पनीर सम्मिलित करना चाहिए। अब विटामिन डी जो है शरीर के रचनात्मक हिष्ट पुष्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका हड्डी ही कमज़ोर हो जाएगा, तो जब हड्डी ही कमज़ोर हो जाएगा तो शरीर का विकास कहाँ से होगा? शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे में विटामिन डी युक्त भोजन के लिए मछली लेना चाहिए, अंडा, दूध लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए। ये सब विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है और इसके लेने से हड्डी मजबूत होता है, हड्डी का निर्माण होता है। बच्चे में यह चीज़ें आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, गर्भकाल में रक्ताल्पता से बचने के लिए गर्भवती महिला को प्रतिदिन 5 से 10 mg की फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है, ठीक है।
देखिए होता यह है कि गर्भ के दौरान जो महिलाएं होती है उसको बहुत ज़्यादा रक्त का भी जो है ऑब्जर्वेशन होने लगता है, ठीक है ना। तो ऐसे में ब्लड की कमी उस महिला को होने लगता है, तो उस महिला को फॉलिक एसिड जो ब्लड के एनीमिया से बचाता है उसको लेने के लिए सलाह देंगे। फॉलिक एसिड के टैबलेट ले, आयरन के टैबलेट ले, ठीक है ना। इसकी पूर्ति के लिए जो महिला है उनको बोलेंगे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है ना, सीरियल्स ले, दालें ले आदि शामिल करनी चाहिए अपनी भोजन में, ताकि ब्लड के कमी ना हो, एनीमिया ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भ के दौरान महिला को प्रतिदिन 1000 से 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति के लिए आहार में दूध, अंडों का उपयोग किया जा सकता है। अब एक महिला जब वो प्रेगनेंसी में होती है, जब वो प्रेग्नेंट रहती है, तो उस दौरान उससे जो है जो भोजन में जो आयरन की, कैल्शियम की मात्रा होती है वह बढ़ जाती है आवश्यकता। तो इसके लिए 1000 से 1200 mg कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है एक प्रेग्नेंट वुमेन को। तो इसके लिए प्रतिदिन दूध और अंडे का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब हो गया पोषण के दौरान, ठीक है। गर्भवती महिला में आयरन की कमी से रक्ताल्पता होने की संभावना होती है, तो इसके लिए हम लोग चाहें तो आयरन और फॉलिक एसिड की जो सप्लीमेंट आता है, जो गोलियां आता है, वो भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से तमाम चीज़ें था जो एक महिलाओं में क्या क्या चीज़ का मुख्यतः कमी होता है। कैल्शियम का, एनीमिया का शिकार होता है महिला, हड्डी मजबूत करने के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियाँ वगैरह ये सब, दूध, मछली, अंडा ये सब खिलाना चाहिए, ताकि महिला ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को जो है सुरक्षित और ज़्यादा विकसित कर सके और बच्चे में वृद्धि और विकास हो सके। तो ये सब महिला के लिए भी और बच्चे के लिए भी पोषण आवश्यक होता है। ओके, चलिए दूसरा है यहाँ पे प्रसव पूर्व व्यायाम। देख लीजिए, अब प्रसव से पहले व्यायाम, आराम और कार्य का सलाह देंगे। अब व्यायाम का कितना सलाह देंगे, आराम का कितना सलाह देंगे, कार्य करने के लिए क्या सलाह देंगे, तो यह प्रसव से पूर्व महत्वपूर्ण भूमिका होता है। जैसे जैसे जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है वह अपने प्रसव की तरफ बढ़ते जाता है, वैसे वैसे महिला में व्यायाम, आराम और कार्य का अहम रोल होते जाता है। तो इसके लिए कैसे सलाह देंगे प्रसव से पूर्व, चलिए देखते हैं। गर्भकाल में गर्भवती महिला को अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम करना चाहिए। गर्भवती महिला को कम से कम 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। अब एक महिला जो प्रेगनेंसी है उसका, तो देखते होइएगा कि वैसे महिला को लोग उसके घर के लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ज़्यादा काम से बचाते हैं, ज़्यादा आराम दिलवाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो होता है गर्भवती महिला को स्वास्थ्य पर जो है बुरा असर नहीं पड़ता। अगर अच्छा खासा नींद लेगी तो उससे क्या होगा कि उसके बच्चे को भी सेहत अच्छा रहेगा और महिला का भी सेहत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक गर्भवती महिला को अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर नींद पूरा नहीं लेगी, 5 घंटे, 6 घंटे के या 4 घंटे का नींद लेगी, तो यही मानसिक तनाव का जो है कारण बनता है और उसका असर बच्चे पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ए नंबर में देखिएगा, व्यायाम और आराम। गर्भ अवस्था के दौरान व्यायाम तथा आराम दोनों ही अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। गर्भवती महिला को चिकित्सक की सलाह से हल्के व्यायाम करने चाहिए। मेरे डियर, जो व्यायाम, आराम और जो कार्य वाला हम देख रहे हैं, तो इसमें जो व्यायाम और आराम होता है एक गर्भ अवस्था में, एक प्रसव से पूर्व महिला को लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखते होइएगा कि जो लेडीज डॉक्टर होती है उसके पास अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जाती है दिखाने, तो उसको कहते हैं कि थोड़ा जो है टहलिए, थोड़ा जो है एक्सरसाइज कीजिए, हाथ पैर को जो है चलाइए। ऐसे क्यों कहता है? ताकि उसका स्वास्थ्य पर कोई जो है बुरा असर ना पड़े और शरीर उसका मूवमेंट में रहे एक्सरसाइज से, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज जो है महिला चिकित्सक की सलाह से हल्का व्यायाम करना चाहिए, इसका सलाह दे सकते हैं आप, ठीक है। शारीरिक स्वच्छता। गर्भ अवस्था के दौरान त्वचा की देखभाल करनी चाहिए तथा मुख गुहिका का भी विशेष ध्यान रखनी चाहिए। अब गर्भ अवस्था के दौरान जो है महिला को क्या करनी चाहिए कि आप अगर नर्स है तो एक महिला को आप ये सलाह देंगे कि गर्भ के दौरान स्वच्छ रहे, साफ रहे, त्वचा का देखभाल करे, मुँह का देखभाल करे, तो ये सब का देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सलाह देंगे कि गर्भ के दौरान जो है सूती कपड़े पहने और ढीले ढाले वस्त्र पहने, ठीक है ना। नेक्स्ट सलाह क्या देंगे, ए नंबर में ही, कि स्नान के दौरान स्तन की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, निप्पल को सूखने से बचाना चाहिए। अब एक जो महिला प्रेग्नेंट है उसको आप ये भी सलाह दे सकते हैं कि जब भी स्नान करे तो वह अपने जो ब्रेस्ट है उसको अच्छे से ध्यान रखे, और यह ध्यान रखे कि उसका जो ब्रेस्ट है वह सूखे नहीं, ठीक है, और साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखे। ओके, तो ये तो हो गया आपका क्या चीज़ देखे हैं, ये हो गया आपका। ए नंबर में हम लोग क्या देखे हैं, शारीरिक, यहाँ पे देखिए व्यायाम और आराम, ठीक है ना। व्यायाम और आराम के लिए ये वाला हम लोग देख लिए। उसके बाद शारीरिक स्वच्छता के लिए हम लोग ये वाला देख लिए कि क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं, सी नंबर में है स्वास्थ्य शिक्षा। अब एक महिला को स्वास्थ्य शिक्षा क्या क्या देंगे, क्योंकि बहुत सारे महिला जो है इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ रहती है, नहीं जान पाती है कि हमें गर्भ के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको आपको जो है सलाह देना पड़ेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा देना पड़ेगा कि क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखिए
गर्भकाल के दौरान होने वाली चिंता को कम करने के लिए गर्भवती महिला को चिकित्सक को कब सूचित करना है, यह जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब गर्भकाल के दौरान जो भी होने वाला स्ट्रेस है, जो चिंता है, एंजाइटी है, उसको कम करने के लिए गर्भवती महिला को चिकित्सक को कब सूचित करना है, यह जानकारी होनी चाहिए। एक महिला जो प्रेग्नेंट होती है उसमें बहुत ज़्यादा मानसिक समस्या, तनाव, चिंता होने का खतरा रहता है। ठीक है, तो इस कारण से एक महिला को जो है कब सूचित करनी चाहिए कि उसे जो है मानसिक चिंता हो रहा है या कोई अन्य समस्या है, यह जानकारी कब देनी चाहिए, तो आप उसको बताएंगे कि ये सभी जानकारी कब देना है, तभी ना वो बता पाएगी। जब ब्लीडिंग हो योनि से, तीव्र सर दर्द हो, तीव्र उदरीय पेन हो, ठीक है ना, अत्यधिक उल्टी हो, बुखार आ रहा हो, ठंड लगना हो, मूत्र विसर्जन के दौरान पीड़ा होता हो, तो इन सब कंडीशन में महिला को बताएंगे आप कि ये सब अगर कंडीशन हो तो डॉक्टर को सूचित करें। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। चलिए, तो ये सब चीज़ों का स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि अगर जब ज़रूरी पड़े तो एक गर्भवती महिला अपने डॉक्टर को ये सब चीज़ों के बारे में बता सकती है। ठीक है, चलिए, अब इनके लक्षणों में पाए जाने पर देखिए, यहाँ पे देखिए, इन लक्षणों के पाए जाने पर परंतु चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। इन लक्षण अगर पाया जाता है तो डॉक्टर को ज़रूर सूचित करना चाहिए। इस चीज़ को हम उस महिला को बताएंगे जो गर्भ अवस्था में है। क्या बताएंगे? यही बताएंगे स्वास्थ्य शिक्षा में कि अगर आपको कोई भी मानसिक चिंता सता रहा हो, कोई भी ऐसे जटिलता दिखे, तो आपको अपने डॉक्टर को कब बताना चाहिए, तो इन सभी लिस्ट था जहाँ पे प्रॉब्लम होने पर आप बता सकते हैं। ठीक है, तीसरा है मानसिक सहारा देना। मानसिक सहारा देने का मतलब होता है, मानसिक सहारा देने का क्या मतलब होता है मेरे डियर? मानसिक सहारा देने का मतलब होता है कि आप जो गर्भ अवस्था में जो महिला है उसको आप मानसिक सपोर्ट देते हैं। ठीक है, गर्भवती महिला को बच्चे से संबंधित कई शंकाएं और भय होता है। गर्भवती महिला के सभी प्रश्नों को संतुष्टिपूर्ण उत्तर देना चाहिए तथा उसकी सभी जिज्ञासा को आराम से समय देकर सुनना तथा दूर करना चाहिए। देखिए, होता यह है कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जब आपको ऊपर बहुत ज़्यादा समस्या का बोझ आ जाता है तो ऑटोमेटिक है कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। ठीक है, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, कुछ भी हो, मानसिक रूप से परेशान होने लगता है। तो सेम कंडीशन है एक महिला में भी। कोई महिला है अगर वह प्रेगनेंस है तो उसको इस दौरान मानसिक सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता ही है गर्भ के दौरान, तो मानसिक दिक्कत उससे हो सकता है, जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, डर लगना। ठीक है ना, तो ये सब हो ही सकता है। साथ में उसको अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से संबंधित भी आशंका मन में हो सकता है कि हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा तो है सही है या नहीं है, मतलब तमाम तरीके के उसके मन में ख्यालें आएंगे। तो इन सभी प्रश्नों को, जो भी प्रश्न अगर पूछती है तो उसका जो है संतुष्टि और ध्यानपूर्वक जवाब दे, आराम से जवाब दे और उसको समय दे और उसके बातों को सुने और उसके समस्या और जिज्ञासा को क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। और कोई भी अगर डर है, कोई भी अगर शंका है तो उसे दूर करना चाहिए। तो मानसिक सहारा आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हुआ तीनों चीज़, चाहे पोषण का देखभाल हो, चाहे आराम हो, चाहे आपका आराम हो, व्यायाम हो या कार्य हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो। ठीक है ना, ये सारे चीज़ के बारे में, चाहे मानसिक सहारा देना हो, तो ये सारा के सारा मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। इसका प्रश्न का आंसर यहीं तक हो गया। ठीक है, यहीं तक हो गया समाप्त। आपको 3 चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। एक पोषण का ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है आराम, कार्य। ठीक है, आराम, व्यायाम और कार्य, इन तीनों चीज़ों का एक में लिखना है, जिसमें आराम और व्यायाम के लिए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वच्छता के लिए लिखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ के लिए, नींद के लिए लिखेंगे कि कितना आराम लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा मानसिक सहारा प्रदान करना। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न मानसिक सहारा पर ख़त्म हो जाता है एक प्रसव पूर्व देखभाल में। समझ गए? चलिए, और कब क्या अगर जटिलता होता है तो डॉक्टर को कब बताना चाहिए वो भी मैंने ऊपर में बता दिया। समझ गए ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर से हमको देखना है कि प्रसव पूर्व एडवाइस, मतलब एक महिला को प्रसव पूर्व एडवाइस देने का क्या उद्देश्य होता है, क्या इसका जो है एडवाइस का क्या जो है पर्पज़ है, क्यों यह उद्देश्य दिया जाता है। तो आपसे एंटीनेंटल केयर का जो है उद्देश्य भी पूछ सकता है। तो उद्देश्य तो ऐसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे। पहला है गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की देखभाल। सबसे पहला महत्वपूर्ण बातें होता है कि एक गर्भवती महिला है उसके स्वास्थ्य के देखभाल करने के लिए प्रसव से पूर्व का देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है गर्भकाल के दौरान होने वाले रोगों को शुरुआती अवस्था में पता लगाना तथा उनका उपचार करना। अब गर्भ के दौरान महिला को बहुत सारे जो है समस्या होने लगते हैं शारीरिक रूप से, तो उसके समस्या को स्टार्टिंग में ही, शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर उसका उपचार कर दिया जाए, इसलिए भी यह इसका उद्देश्य है और यह ज़रूरी है। ठीक है,
तीसरा है यहाँ पे देखिएगा, गर्भवती महिला प्रसव काल के दौरान स्वयं की पर्याप्त देखभाल कर सके। अब एक महिला जो गर्भ के प्रेगनेंसी पीरियड में है वह अपना देखभाल खुद से कर सके, इस लायक बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप उसको सलाह देंगे क्या क्या चीज़ों का इसका एक उद्देश्य होना ये ज़रूरी है। ठीक है, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, उससे टिटनस का टीका लगाना तथा उसे कम से कम 3 एंटीनेंटल जाँच के लिए प्रेरित करना। मतलब एक गर्भवती महिला को प्रसव से पूर्व देखभाल में इसलिए ज़रूरी है कि उसे टिटनस का टीका लगे और कम से कम प्रसव से पहले जो है 3 बार जांच जरूर कराए अपने प्रेगनेंसी पीरियड में। तो इसलिए यह ज़रूरी है, एंटीनेंटल केयर का ये सब उद्देश्य है। ठीक है, ये सब मैं ऐसे पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन में लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। अधिक गंभीर केस का पता लगाना हुआ रेफर करना। अब कभी कभी होता यह है कि गर्भ के दौरान महिला में बहुत ज़्यादा भयंकर जो है इमरजेंसी कंडीशन बन जाता है, तो इस केस को, ऐसे केस को पता लगाना कि कौन से महिला जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है, तो उसको पहचानना और उसको आगे रेफर करना, यह जो है एंटीनेंटल केयर का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, छठा है, प्रसव से पूर्व जाँच के द्वारा गर्भ अवस्था के दौरान पाई जाने वाली विभिन्न जटिलताओं का पता लगाकर उसका उपचार किया जा सकता है। जैसे अब होता यह है कि अगर मान गए प्रसव के दौरान अगर कोई जटिलता होता है तो उसका अगर देखभाल हो रहा है, प्रसव से पहले का अगर देखभाल उस महिला को दिया जा रहा हो समय समय पर, तो उसके अंदर अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी अगर जटिलता आता है तो उसको पहचाना जा सकता है देखभाल के जरिए और उसका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए देखभाल प्रसव से पहले जरूरी होता है। जैसे किन किन चीज़ों का जटिलता हो सकता है, तो जैसे योनि से रक्तस्राव, ब्लीडिंग आना, भ्रूण का असमान परीक्षण, एमनियोटिक फ्लूइड का कम या अधिक होना, हीमोग्लोबिन का समान से कम हो जाना, भार का कम या ज़्यादा होना, ग्लूकोयूरिया होना, ठीक है, रक्त दाब का बढ़ जाना, योनि का संक्रमण, तो ये सब जो है समस्या है जो गर्भ के दौरान जो है देखा जा सकता है। तो अगर ये सब दिखा जा रहा है तो इसको शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर इस जटिलता को या समस्या को जो है उपचार करना इसलिए भी ज़रूरी है। और इसका यह एक उद्देश्य है, किसका उद्देश्य है, एंटीनेंटल केयर का, मतलब प्रसव से पूर्व का देखभाल का यह उद्देश्य होता है कि कोई भी अगर जटिलता हो गर्भ के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान, तो उसका पहचान कर उसका तुरंत जो है उपचार दिया जा सके। और इसलिए यह सब जटिलता को पहचानना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, यह एंटीनेंटल केयर का उद्देश्य हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा पढ़ा दिया जितना भी महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट था फीटल ब्लड सर्कुलेशन को, यानी गर्भ में पल रहे बच्चे में कैसे जो है ब्लड उसके शरीर में सर्कुलेट होता है, कैसे उसका परिसंचरण काम करता है। आज के इस वीडियो के बाद आप लोग समझ जाइएगा। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में भी पूछा जाता है चाइल्ड हेल्थ में, और थर्ड ईयर के मिडवाइफरी और गायनिकोलॉजी में यह प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि एक प्लेसेंटा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आपका प्लेसेंटा जो है आपके सामने में है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से यह प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा कहाँ होता है, पता है कि यह यूट्रस के जो है एक दीवार पर लगा हुआ होता है। प्लेसेंटा इस आकृति में हो सकता है, ठीक है ना, जैसे यह यूट्रस है तो यूट्रस के एक दीवार पर यह प्लेसेंटा ऐसे लगा होता है। और इसी प्लेसेंटा से जो है बच्चा का नाभि नाल जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है, और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेशन बच्चा में होता है प्लेसेंटा के द्वारा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बच्चा में चाहे वह पोषण हो, चाहे वह रक्त हो, वह माँ के जो है गर्भ से जो यूट्रस होता है उसके प्लेसेंटा से ही सारा काम शिशु में होता है। ठीक है, चाहे वह ऑक्सीजन लेने की बात हो या जो है ब्लड सर्कुलेशन या पोषण लेने की बात हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपका प्लेसेंटा होता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा देखिए तीर यहाँ पे दिया गया है, ऐसे ले जाता है। अब प्लेसेंटा में आपको पता होगा प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड निकला होता है, नाभि नाल, उसी नाभि नाल में एक भेन होता है और 2 जो है आर्टरी होता है। ठीक है, एक अम्बिलिकल भेन निकलता है और एक जो है दो अम्बिलिकल आर्टरी निकलता है। कुल मिला के 3 जो है आपके यहाँ से ब्लड सप्लाई के लिए निकलता है नली, जिसमें से एक भेन होता है जो शुद्ध ब्लड जो है प्लेसेंटा से लेकर बच्चा की तरफ जाता है। ठीक है, और जो आर्टरी होता है वह अशुद्ध ब्लड को जो है फिर प्लेसेंटा में पहुंचाता है शुद्धिकरण के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, प्लेसेंटा से बच्चा का अम्बिलिकल कॉर्ड भी लगा होता है, नाभि नाल, उसी से जो है आपके यह भेन निकला होता है जिसे हम लोग अम्बिलिकल भेन कहते हैं। अब आप लोग ये जानते हैं कि भाई भेन में तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन बच्चे के केस में यह शुद्ध रक्त को लेकर जाता है। ठीक है,
तो अम्बिलिकल कॉर्ड तो यूट्रस में लगा होता है, यूट्रस के दीवार पर चिपका रहता है प्लेसेंटा। यह प्लेसेंटा से जो है यूट्रस पर जो चिपका होता है प्लेसेंटा, यह प्लेसेंटा जो है क्या करता है कि इससे निकला हुआ नाभि नाल होता है अम्बिलिकल कॉर्ड, उसी में अम्बिलिकल वेन भी जो है निकलता है, जो बच्चे को तरफ जो है शुद्ध रक्त को ले जाता है। ठीक है, अब प्लेसेंटा से शुद्ध जो है ब्लड जो है अम्बिलिकल वेन में आया। ठीक है, अम्बिलिकल वेन में आया। अब ये वेन क्या करता है, अम्बिलिकल वेन क्या करता है कि ब्लड को भेजता है कहाँ पे, लीवर में। ठीक है, लीवर में भेजता है। अब लीवर क्या करता है कि लीवर से फिर आगे ब्लड जाने के लिए लीवर और अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा के बीच में एक आपका जो है बाईपास का काम करता है, जिसे डक्टस वेनस कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के इसमें 3 बाईपास आपको देखने को मिलता है। बाईपास के मतलब होता है कि एक रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ता से क्रॉस करना, यही बाईपास होता है। तो जैसे यहाँ पे अम्बिलिकल वेन में ब्लड आया, यह वेन क्या करता है, लीवर में भेजा। अब लीवर से ब्लड निकलने के लिए जो है एक रास्ता चाहिए, जिसे हम लोग डक्टस वेनस कहते हैं। ठीक है, तो यह लीवर के रास्ते जो है डक्टस वेनस ब्लड जो है भेज देता है इन्फीरियर वेना केवा में। ठीक है, और यह इन्फीरियर वेना केवा क्या है, तो यह सबसे बड़ा रक्त वाहिका होता है, जो निचले अंगों से ब्लड को लेकर हमारे जो है कहाँ भेजता है, हार्ट में भेजता है। ठीक है, शुद्धिकरण के लिए। तो यह अम्बिलिकल वेन क्या करता है, अम्बिलिकल वेन में गया। ठीक है, अम्बिलिकल वेन लीवर में भेजता है, और लीवर क्या करता है कि अपने एक बाईपास रास्ता के जरिए डक्टस वेनस के जरिए इन्फीरियर वेना केवा में भेजता है। यह नीचे के अंगों से आता हुआ ब्लड को कलेक्ट करता है इन्फीरियर, और सुपेरियर जो है ऊपर के अंगों से ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अम्बिलिकल वेन मेन है, और इससे निकला हुआ लीवर में एक रास्ता जाता है, और यह लीवर वाला बेचारा जो है एक डक्टस वेनस को जो है अपना निकालता है, और यह डक्टस वेनस क्या करता है कि लीवर से ब्लड को यह इन्फीरियर वेना केवा में भेज देता है इसमें। ठीक है, तो यह डायग्राम को याद रखिएगा। अब इन्फीरियर वेना केवा क्या करता है कि यह जो आप जानते हैं कि हृदय में कुल 4 जो है चेम्बर होता है। ठीक है, ऊपर के जो है आर्ट्रियम होता है लेफ्ट और राइट, और नीचे के वेंट्रिकल होता है लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब नॉर्मल एक एडल्ट में जो सर्कुलेशन होता है, तो आप लोग को पता है पहले ब्लड कहाँ पे आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है। ठीक है, आलिंद में आता है दायां में, फिर यह जो है यहाँ भेजता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है पल्मनरी जो है पल्मनरी आर्टरी के द्वारा अशुद्ध ब्लड कहाँ जाता है, फेफड़ा में, फिर फेफड़ा जो है शुद्ध कर को भेजता है कहाँ, इस वाले में लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब यह शुद्ध ब्लड फिर इसमें आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल औरोटा महाधमनी में भेजता है, जिससे महाधमनी सभी अंगों की तरफ ब्लड को भेज देता है। तो नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में ऐसे होता है, लेकिन फीटल में क्या होता है कि ब्लड तो जो है आपके राइट आर्ट्रियम में तो यहाँ पे आता है, एडल्ट में भी आता है, और गर्भ में पल रहे बच्चे में भी राइट आर्ट्रियम में ब्लड जो है इन्फीरियर वेना केवा से आया राइट एंट्रियम में। ठीक है, अब राइट एंट्रियम में क्या होता है कि ये राइट एंट्रियम और लेफ्ट एंट्रियम के बीच में आपका एक क्या होता है, फोरामेन ओवली होता है, जो हृदय में एक छिद्र के समान रहता है, जो दाहिने आलिंद और बायां आलिंद के बीच में होता है। ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक फोरामेन ओवली होता है, जिसके जरिए इन्फीरियर वेना केवा से आर्ट्रियम में आता है, और यहाँ से कुछ ब्लड जो है फोरामेन ओवली के जरिए लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाता है, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और आप लोग जानते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरोटा में ब्लड को पंप कर देता है, और ऑरोटा से ब्लड जो है संपूर्ण शरीर को मिल जाता है। ठीक है ना, अब मान गए राइट आर्ट्रियम से कुछ ब्लड अगर फोरामेन ओवली के थ्रू अगर लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाएगा, तो यह सीधा जो है इसके होते हुए ऑरोटा में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मान गए राइट आर्ट्रियम है, अब यह ब्लड को मान गए कुछ ब्लड फोरामेन ओवली के तरफ चला गया, और कुछ ब्लड जो होता है वह राइट वेंट्रिकल के तरफ चला जाता है। जैसे मानिए यह हार्ट है, 4 चेम्बर है। ठीक है, 4 चेम्बर है, इसमें आपका राइट जो है आर्ट्रियम है। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, फिर जो है यहाँ पे वेंट्रिकल है राइट वाला। ठीक है, इधर जो है वेंट्रिकल है लेफ्ट वाला। अब ब्लड जो है कहाँ आया, राइट आर्ट्रियम यहाँ पे आया। ठीक है, ब्लड यहाँ पे आया, दोनों केस में, एडल्ट में या भ्रूण में। अब ब्लड यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अगर भ्रूण के बात होगा तो फोरामेन ओवली होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम के बीच, यानी इसके और इसके बीच में यहाँ पे एक फोरामेन ओवली होता है, छिद्र होता है, जिसके जरिए यहाँ का ब्लड डायरेक्ट यहाँ जो है आ जाता है, और फिर जो है यहाँ लेफ्ट जो है आर्ट्रियम से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और फिर यहाँ से जो है ऑरोटा में चला जाता है। लेकिन
लेकिन कुछ जो ब्लड होता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ जो ब्लड होता है वह राइट एट्रियम के जाने के बाद फोरामेन ओवली में नहीं जाकर कुछ ब्लड यहाँ भी आ जाता है और कुछ ब्लड ऊपर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। यानी कुछ ब्लड यहाँ आता है हार्ट के चैम्बर में और फिर कुछ ब्लड जो है आपके इस राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है तो यहाँ पे एक जो है आपके पल्मोनरी आर्टरी जुड़ा होता है, जिससे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक। अब यह भ्रूण की स्थिति में पल्मोनरी ट्रंक होता है तो यह राइट वेंट्रिकल वाला पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड को भेज देता है। अब ये पल्मोनरी ट्रंक क्या करता है, ये पल्मोनरी ट्रंक क्या करता है कि फिर पल्मोनरी ट्रंक और ऑरोटा के बीच एक बाईपास जो है होता है, जिसे डक्टस आर्टेरियस कहते हैं। ठीक है, अब यह पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को डक्टस आर्टेरियस में भेजता है और यह डक्टस आर्टेरियस ऑरोटा में भेज देता है। फिर ऑरोटा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के लिए ब्लड को सारे जगहों पर भेज देता है और फिर जो है सारे जगह से जो है अशुद्ध ब्लड को अम्बिलिकल आर्टरी कलेक्ट कर लेता है और यह फिर जो है प्लेसेंटा की तरफ भेज देता है। क्या समझे? अब रही बात ये लंग्स में ब्लड आने का, तो माय डियर, चूँकि जो शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु जो होता है, उसमें लंग्स जो है काम नहीं करता है, लंग्स इनएक्टिव होता है। चूँकि इसमें फ्लूइड भरा होता है, चूँकि बच्चा जो है फ्लूइड के बीच में होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में होता है गर्भ में, तो उसमें लंग्स काम नहीं करता है। इसलिए जो है राइट वेंट्रिकल वाला ब्लड जो है इस लंग्स में नहीं आता है, डायरेक्ट पल्मोनरी ट्रंक के जरिए बाईपास के आता है डक्टस आर्टेरियस में और यहाँ पे ऑरोटा में आता है। फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होने लगता है संपूर्ण शरीर में और फिर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करता है अम्बिलिकल आर्टरीज और यह आर्टरीज फिर प्लेसेंटा में भेज देता है शुद्धिकरण के लिए। और फिर यहाँ पे शुद्ध ब्लड जो है अम्बिलिकल वेन के जरिए लीवर में, फिर लीवर से एक नली निकला होता है जिसे डक्टस वेनस कहते हैं और यह डक्टस वेनस बाईपास का काम करता है। यह लीवर से ब्लड को लेकर इन्फीरियर वेना केवा में भेजता है और यह इन्फीरियर वेना केवा राइट आर्टेरिया में भेजता है और यहाँ पे आने के बाद कुछ ब्लड इस साइड चला जाता है, कुछ ब्लड इस साइड आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ ब्लड इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, तो जो इधर आ गया वह फोरामेन ओवली से होते हुए लेफ्ट आर्टेरियम में और फिर लेफ्ट आर्टेरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर उसके बाद ऑरोटा महाधमनी में और फिर महाधमनी संपूर्ण शरीर को ब्लड सर्कुलेशन के लिए भेज देता है। और फिर जब संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है तो फिर शरीर के अलग अलग अंगों से अशुद्ध ब्लड को भी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान गए इधर ब्लड आया तो उसको तो समझा दिए, अगर यही ब्लड ऊपर गया राइट वेंट्रिकल में कुछ ब्लड चला गया तो यह वेंट्रिकल वाला पल्मोनरी ट्रंक में भेजता है और पल्मोनरी ट्रंक जो है लंग्स के तरफ नहीं भेजता है शिशु में, क्योंकि इस समय लंग्स जो है इनएक्टिव होता है और इसमें नहीं भेजकर यह पल्मोनरी ट्रंक डायरेक्ट डक्टस आर्टेरियस में भेजता है और यह डक्टस आर्टेरियस सीधा ऑरोटा में, फिर ऑरोटा संपूर्ण शरीर में और फिर संपूर्ण शरीर से अशुद्ध ब्लड जो है अम्बिलिकल आर्टरी लेता है और यह जो है प्लेसेंटा की तरफ भेज देता है। तो चीज़ों को समझ गए? ठीक है, देखिए प्लेसेंटा से शुद्ध ब्लड उठाएगा अम्बिलिकल वेन लीवर में भेजेगा। लीवर में ब्लड जो है आपके लीवर से ब्लड जाने के लिए आपको एक बाईपास बनाया गया है जिससे डक्टस वेनस लेता है लीवर से और यह भेज देता है किसको, इन्फीरियर वेना केवा को। अब इन्फीरियर वेना केवा तक ब्लड आ गया तो यह राइट आर्टेरियम में भेजता है। राइट आर्टेरियम भेजने जाता है ब्लड तो यहाँ से दो रास्ते होते हैं, एक रास्ते फोरामेन ओवली की तरफ खुलते हैं जो लेफ्ट आर्टेरियम में भेजता है, यानी राइट आर्टेरियम और लेफ्ट आर्टेरियम के बीच एक फोरामेन ओवली होता है। अगर ब्लड राइट आर्टेरियम से कुछ ब्लड इधर की तरफ मुड़ गया तो वह फोरामेन ओवली से होते हुए लेफ्ट आर्टेरियम में जाएगा और जब लेफ्ट आर्टेरियम में चला जाता है ब्लड तो आप लोग को पता है कि वह लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर उसके बाद ऑरोटा से होते हुए संपूर्ण शरीर में और फिर संपूर्ण शरीर से जो गंदा ब्लड है, डीऑक्सीजनेट है, वह अम्बिलिकल आर्टरी कलेक्ट करता है और वह प्लेसेंटा को भेज देता है। ठीक है, रही बात राइट आर्टेरियम से अगर कुछ ब्लड राइट वेंट्रिकल के तरफ, यानी जैसे यह चेम्बर है, यहाँ पे राइट आर्टेरियम है, लेफ्ट आर्टेरियम है, ठीक है, नीचे राइट वेंट्रिकल है, राइट जो है लेफ्ट जो है वेंट्रिकल है। अगर कुछ ब्लड यहाँ जाने के बजाय यहाँ नीचे आ जाएगा तो यह नीचे पल्मोनरी ट्रंक जुड़ा है, यह भेजेगा आपके पल्मोनरी ट्रंक जो है एक बाईपास में भेजता है डक्टस आर्टेरियस में और यह फिर ऑरोटा में भेजता है। ठीक है, तो यही राइट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ पल्मोनरी ट्रंक है। पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को फेफड़ा की तरफ
टिश्यू में नहीं भेजता है क्योंकि उस समय लंग्स इनएक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन आपको डायग्राम में यह बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यह पल्मोनरी ट्रंक बाईपास में डक्टस आर्टेरियस से जुड़ा रहता है जो भेजता है ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक, और उसके बाद यहाँ से फिर ऑरोटा में और फिर शरीर में अलग अलग भागों में जाता है, और फिर जब अलग अलग भागों से अशुद्ध होता है तो वहाँ पे अम्बिलिकल आर्टरी कलेक्ट करता है और फिर वह भेज देता है प्लेसेंटा में। और यही आपका जो है एक गर्भ में शिशु का ब्लड सर्कुलेशन का यही चार्ट है। इसी चार्ट के जरिए आप इसको समझ सकते हैं, चीज़ों को